हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने चैप्टर 2 यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लास्ट पार्ट नंबर 6 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में? तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो रेक्टिफिकेशन का थर्ड स्टेज जो है वो समझ लिया था और उसके कुछ सम्स हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम थर्ड स्टेज के बाकी के जितने भी सम्स है वो सारे ही कंप्लीट कर देंगे और आज का लेक्चर जो है वो रेक्टिफिकेशन का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा जो है वो पिछले सेशन में हो गया था। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये वर्ड आ गया क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब क्या कि भी आपका थर्ड स्टेज के हिसाब से आपको रेक्टिफिकेशन करना रहेगा। ठीक है, ऑन सितंबर 30th 2021, in spite of difference in the trial balance, the difference was rupees 830, the credits being short। क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट मतलब जो साइड शॉर्ट है उसी साइड का आपका जो है वो बैलेंस रहेगा। तो यहां पे आपका ओपनिंग जो बैलेंस रहेगा सस्पेंस अकाउंट का, ये कौन सा बैलेंस रहेगा? आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट है, मतलब क्रेडिट साइड ही डिफरेंस आया, क्रेडिट साइड ही कम अमाउंट था, तो ये ओपनिंग जो है वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इन 2022 द फॉलोइंग एरर्स वेर लोकेटेड। ओके, हमें कुछ एरर्स जो है वो दी गई है, वो सारी एरर्स जो है हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स। हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक? क्या आप कोई कमेंट करना चाहोगे? जैसे आप बाकी सब जगह कमेंट्स करते रहते, यहाँ पे क्या आप कोई कमेंट करना चाहोगे? तो देख लेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, फिर हमें पता चलेगा कि भी हमें इस पे कोई कमेंट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो पहले तो फॉर्मेट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो है वो क्या बोल रहा है? द सेल ऑफ ₹2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसिस माला। देखो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हुई है। पहले तो अगर मिस्टर लाला को अपने सेल्स कर रहे हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? तो मैं यहाँ पे अगर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखूं, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी भाई, मिस्टर लाला को आप जो है वो सेल्स कर रहे हो तो मिस्टर लाला को आप डेबिट करोगे, टू सेल्स अकाउंट कर दोगे आप। ये आपकी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन आपने किया क्या है? वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसिस माला। ये आपने जो है मिसिस माला के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, सेल्स में कोई गड़बड़ी ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो यहां पे समझना रॉन्ग एंट्री हुई क्या है। टू सेल्स अकाउंट तो हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट हमने कुछ भी नहीं किया है और उल्टा हमने क्रेडिट कर दिया है। किसको क्रेडिट कर दिया है? मिसिस माला को। तो अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी समझना। लाला अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं किया है तो अब कर देंगे। और ये जो माला अकाउंट है इसको हमें क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो उसको भी डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट के लिए तो कुछ है नहीं क्योंकि सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट अब क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पे आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट, मिसेस माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है? तो अमाउंट अगर देखें तो 2300 जो है वो आपका अमाउंट है। 2300, 2300, ये 4600। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक
फॉर जुलाई 2021 रुपीज 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। रिटर्न इनवर्ड बुक जो है वो आपने पोस्ट ही नहीं किया है। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सी बुक? रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब आपकी सेल्स रिटर्न बुक। अब 1240 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ था, वो पोस्ट करना ही रह गया लेजर में, तो सेल्स रिटर्न को तो हमें डेबिट करना चाहिए। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। बट क्या हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न वर्ड यूज कर सकते हैं? थर्ड स्टेज है बेटा। थर्ड स्टेज में आपका कोई भी नॉमिनल अकाउंट यूज नहीं किया जाता है, उसके बदले यूज किया जाता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना? 1240। ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं? freight paid on a machine rupees 5600 was posted to the freight account as rupees 6500. 10% depreciation is charged on this machine. पहले तो सिंपल बात ये बताओ कि भी अगर कोई भी असेट खरीदते हो तो असेट को रेडी टू यूज बनाने तक के सारे ही खर्चे आप असेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। तो अगर असेट लेके आ रहे हो उसके लिए आपने फ्रेट पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे किया है, तो वो भी तो असेट को रेडी टू यूज बनाने तक का ही खर्चा है जो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए था। तो इसकी करेक्ट एंट्री बननी क्या चाहिए थी? अगर थर्ड की मैं करेक्ट एंट्री लिखूं तो करेक्ट एंट्री फ्रेट डेबिट नहीं होगा, डेबिट मशीन अकाउंट ही होगा। तो यहां पे करेक्ट एंट्री आपकी बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है? 5600। ये सही एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन गलत एंट्री हमने की क्या है, ध्यान से समझना। फ्रेट अकाउंट में हमने डेबिट जो किया है वो 6500 डेबिट कर दिया है। तो यहां पे रॉन्ग एंट्री, फ्रेट अकाउंट डेबिट 6500, और कैश अकाउंट जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 5600 से। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट जो है वो मशीन को करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले फ्रेट अकाउंट को डेबिट करके बैठे, और वो भी गलत अमाउंट से, 6500 से डेबिट करके बैठे। तो अब समझना इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसमें दो एंट्री बनेगी वैसे। सबसे पहली एंट्री, मशीन अकाउंट आप जो है वो डेबिट करोगे। मशीन अकाउंट 5600 से डेबिट करना था, ठीक है। और फ्रेट जो आपको क्रेडिट करना है, पर यहां पे वर्ड फ्रेट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेट तो क्या है, आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पे क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट आप करोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो कितने से करोगे? 6500 से करोगे। तो डिफरेंस अमाउंट कितना बचा? डिफरेंस अमाउंट बचा आपका 900। तो ये जो 900 आपका डिफरेंस अमाउंट है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसको? सस्पेंस अकाउंट को। तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 900 से। तो यहां पे एंट्री क्या बनी? मशीन डेबिट करना चाहिए था 5600 से, वो कर दिया। फ्रेट जो 6500 से क्रेडिट डेबिट हो गया था गलती से, उसको क्रेडिट कर दिया 6500 से। दोनों डेबिट क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस है, तो ये जो 900 का डिफरेंस है वो कहां पे चला गया? सस्पेंस अकाउंट में चला गया, ठीक है। अब एक सिंपल चीज मुझे बताओ कि भाई मशीन ही अब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या क्या डेप्रिसिएशन आपने तब रिकॉर्ड किया होगा? ऑब्वियसली नहीं किया होगा। तो अब मशीन यहां पे 5600 की रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है आपका? 10% रेट है आपका डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन तो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। उसके बदले हमें यूज करना पड़ेगा क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट
और एक कितना लग जाएगा डेप्रिसिएशन आपका 5600 इंटू 10%, जो आपका बनता है 560। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, while carrying forward the total in purchase account to the next page, rupees 65,590 was written instead of 56,950। अब ये एडजस्टमेंट वैसे देखने जाए तो एकदम सिंपल है, लेकिन बच्चे इसमें पढ़ने में इतनी गलती कर देते। बच्चे क्या समझ के आते हैं कि भाई आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे परचेज अकाउंट को, ₹65,590 लिखना था, ऐसा बच्चे समझ के आते। नहीं, क्या लिखा है समझो, 65,590 आपने लिख दिया है, वॉज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950। तो लिखना कितना था? लिखना था 56,950 लिखना था, लेकिन आपने लिख दिया है 65,590, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया है। तो 65,590 माइनस 56,950, तो ये हो जाएगा 8640। तो 8640 से आपने परचेज जो है वो ज्यादा बता के रखा है, तो उतना परचेज मेरे को कम करना पड़ेगा। तो अगर परचेज कम करना पड़ेगा तो परचेज को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम परचेज वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो यह एंट्री बन जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा? तो 65,590 माइनस 56,950, तो ये आपका डिफरेंस आया था 8640 से। तो ये आपकी जो है वो एंट्री बन जाएगी फोर्थ। फिफ्थ पे आते, ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता for ₹9,000 on 30th September was not entered in the books at all. The book value of the machine was ₹6,750। मिस्टर मेहता को जो है वो अपने मशीन बेच रहे हैं और मेहता नाम दिया गया है, मतलब क्या कि भी ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल ऑफ मशीन है। तो इस बार कैश या बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, मिस्टर मेहता को डेबिट करेंगे। अच्छा, असेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने की दिख रही थी? तो 6,750 की असेट दिख रही थी। तो अब वैसे इसकी एंट्री बनती क्या है? मिस्टर मेहता अकाउंट को आप जो है वो डेबिट करोगे, क्योंकि फ्यूचर में इससे इतने पैसे लेने हैं, वो हमारी असेट बन जाती है, वो आप डेबिट करोगे 9,000 से। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट कितने से दिख रही है? तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट दिख रही है 6,750 से। तो मशीन को आप यहां पे जो क्रेडिट करोगे वो क्रेडिट करोगे 6,750 से, और बाकी का अमाउंट जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो वैसे अगर नॉर्मल एंट्री कर रहे होते तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना? 9,000 माइनस 6,750 2250। क्लियर? सिंपल था। तो वैसे ये पूरा ही सम जो है वो सिंपल था। अब यहां पे हमें एक और चीज पूछी, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक? तो कमेंट करने से पहले हमें जो है वो एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो कमेंट कर पाए। तो पहले सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करेगा अपने, तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है और लाला एंड मिसेस माला जो है वो डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अच्छा, कुछ ओपनिंग बैलेंस था सस्पेंस अकाउंट का? हाँ था। तो ओपनिंग बैलेंस क्या था? 830 द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट।
क्रेडिट साइड शॉर्ट था, मतलब ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पे मैं लिख दूं पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 830, ठीक है। अब मिस्टर लाला एंड मिसिस माला को हमें जो है वो डेबिट करना है 2300 से, क्रेडिट जो है वो सस्पेंस अकाउंट को करना है, तो यहाँ पे बाय मिस्टर लाला अकाउंट 2300 बाय मिसिस माला अकाउंट 2300। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है टू सस्पेंस अकाउंट 1240 से बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1240। उसके बाद मशीन डेबिट हुआ है, सस्पेंस भी डेबिट हुआ है, और क्रेडिट क्या हुआ है पीएनएल एडजस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे पोस्टिंग में ध्यान रखने की, सस्पेंस अकाउंट के सामने अमाउंट कितना है, सस्पेंस अकाउंट के सामने जो अमाउंट है वो 900 रुपये है, तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में 900 रुपये ही आप लिखोगे 900, और यहाँ पे क्रेडिट आपने क्या किया था टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है, उसमें सस्पेंस कहीं पे नहीं आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 8640, तो यहाँ पे वापस टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 8640। उसके बाद बस सस्पेंस अकाउंट में इतनी एंट्रीज थी। अब यहां पे समझना, हमें बोला क्या गया है कि आपको कोई कमेंट करनी है क्या, उसके लिए पहले सस्पेंस अकाउंट को टैली करते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या टैली हो रहा है क्या हमारा 830 प्लस 2300 प्लस 2300 प्लस 1240, ठीक है, माइनस 8640 माइनस 900, तो 2870 का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 2870, तो इसको हम बोल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भी अभी भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अनसोल्ड एरर्स है, तो यहां पे हमें कमेंट क्या देना है, कमेंट समझना, हमें यहां पे कमेंट लिखना पड़ेगा सिंस सस्पेंस अकाउंट हैव सम बैलेंस it is obvious that there are unsolved errors in books of account। बस इतनी सी कमेंट आपको जो है वो देनी थी कि भी सस्पेंस अकाउंट में आपका कुछ बैलेंस है, इसलिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी भी कुछ अनसोल्ड एरर्स है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वाला सम भी जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17। A merchant's trial balance as on June 30th, 2022 did not agree. The difference was put to suspense account, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अब ये वर्ड लिख दिया है नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर में जो है वो एरर्स मिल रही है, मतलब आपको थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना है। द फॉलोइंग एरर्स वेर डिस्कवर्ड। सबसे पहले कुछ एंट्रीज हमें दी गई है वो देख लेते हैं, रिक्वायर्ड पार्ट क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। You are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit or loss correctly,
ठीक है, तो वन बाय वन सारी एंट्रीज जो है वो देख लेते। सबसे पहले क्या दिया गया है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज ₹4539 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593। भाई 4539 था और उसको हमने लेके आ गए 4593, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बता दिया परचेज हमने। तो परचेज अगर हमने ज्यादा बताया है तो परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। परचेज को कम करना है तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले तो फॉर्मेट यहां से उठा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना रह गया था। यहाँ पे ये वाला जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका ये कौन सा है, 17 है, तो ये वाला जो था वो 16 था। अब जो है वो आ जाते हैं 17 पे। ठीक है, तो परचेज बुक जो है वो हमने थोड़ी सी ज्यादा बता दी थी, तो अब उसको कम करना पड़ेगा, तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज वर्ड यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, तो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। और डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 4593 माइनस 4539, तो 54 से जो है वो आपने ज्यादा बता दिया है। तो 54 से ज्यादा बता दिया तो उतना आपने जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेकंड, a sale of ₹573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। देखना कितनी सारी गड़बड़ी एक साथ की है, मतलब हद होती है, इतनी इतनी सारी गलती एक साथ कैसे हो सकती है। इसकी करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखता हूं मैं, तो हमारा ये पेज में आ जाएगा। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री। पहले तो सिंपल बात कि भाई अगर आप सेल्स कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन नंबर है आपका सेकंड, अगर आप सेल्स कर रहे हो आपकी एंट्री बनती है कस्टमर अकाउंट डेबिट करोगे, सेल था आपका 573 से और सेल्स को जो है वो आप क्रेडिट करोगे, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपको 573 से कर देना था। ठीक है, अब सेल्स किया है तो सेल्स बुक में ही पोस्ट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने डेबिट तो कुछ किया ही नहीं है, क्रेडिट सेल्स को किया। कितने से सेल्स को क्रेडिट किया, तो ये आपने कर दिया है 753 से, क्योंकि अगर सेल्स बुक में पोस्टिंग हुई है 753 से, मतलब आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया और कस्टमर को भी आपने क्रेडिट कर दिया है, तो टू कस्टमर अकाउंट आपने कर दिया है कितना, 753, क्योंकि सेल्स बुक में जो पोस्टिंग हुई होगी वही अमाउंट से कस्टमर अकाउंट में भी जो है पोस्टिंग हुई होगी। साइड गलत है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, अब ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, इसको अगर मुझे सही करना है तो समझना, सेल्स मुझे क्रेडिट ही करना था लेकिन मैंने सेल्स थोड़ा ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ पे उसको डेबिट करूंगा। कितने से डेबिट करूंगा, 753 माइनस 573, 180 से जो है मेरे को सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा और कस्टमर को तो डेबिट ही करना था। तो अगर कस्टमर को 753 से, यहां पे 753 से एक बार डेबिट करूंगा तब तो कस्टमर का अकाउंट जीरो पे आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है 753 से, एक बार डेबिट होगा 753 से तो जीरो आ जाएगा। मुझे तो उसको डेबिट करना है कितने से, 573 से, तो मुझे प्लस 573
मतलब टोटल मुझे कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 753 प्लस 573, 1326। 1326 से जो है मेरे को कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे एंट्री बनेगी आपकी पहले तो कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दो। कस्टमर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो 753 प्लस 573, तो ये आ गया आपका 1326। और उसके बाद सेल्स जो गलत अमाउंट से थोड़ा ज्यादा एक्सेस क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट करेंगे, तो जो डिफरेंस वाला पोर्शन है उतने से ही डेबिट करेंगे। दूसरी बात, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो उसके बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और ये कितने से डेबिट होगा, तो 753 माइनस 573, तो ये डिफरेंस आपका आया था कितना, इधर हमने लिखा था ना, ये 180 से आपका डिफरेंस आया था। और क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या यूज कर लेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, और इन दोनों का टोटल जो बनता है आपका 1326 प्लस 180, 1506 से जो है वो आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ए रिटर्न टू ए क्रेडिटर ₹510 was entered in the return inward book. However, the creditor's account was correctly posted. पहले तो रिटर्न टू ए क्रेडिटर मतलब ये परचेज रिटर्न कर रहे हैं, सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, तो थर्ड की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सही एंट्री बननी चाहिए थी। अमाउंट कितना है, 510। अब गलत क्या कर दिया है समझना, वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। भाई रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब ये कौन सी बुक है, ये आपकी सेल्स रिटर्न बुक है। However, क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, मतलब क्या, इसमें रॉन्ग एंट्री आपने की क्या है, क्रेडिटर को तो डेबिट ही किया है 510 से, सेल्स रिटर्न बुक में पोस्टिंग हुई मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ, तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया है 510 से, और क्रेडिट आपने कुछ भी नहीं किया है। इस तरह से आपकी जो है वो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बनी है। अब अगर इसकी मैं रेक्टिफाइड एंट्री बनाऊं तो क्रेडिटर अकाउंट तो एकदम सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो डेबिट करना था वो डेबिट किया है, सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करना था तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और परचेज रिटर्न जो है वो एक्चुअल में क्रेडिट करना था तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या आप सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो थर्ड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट आपका कितना है 510, तो इधर पीएनएल एडजस्टमेंट में आ जाएगा 1020, और इधर भी आ जाएगा 1020। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास ₹620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। अच्छा, अगर सी दास से कैश मिल रहा है, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, चलो लिख देते इसको भी, करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी, और अमाउंट है कितना 620।
लेकिन गलती से आपने एंट्री कर क्या दी है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। अब कैश को तो डेबिट ही किया है, कैश अकाउंट तो डेबिट ही हुआ है 620 से। जी दास अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है और क्रेडिट आपने कुछ भी किया नहीं है। तो सी दास को क्रेडिट करना था तो उसको क्रेडिट कर देंगे, जी दास को डेबिट नहीं करना था तो उसको भी अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास अकाउंट टू ई दास अकाउंट, और अमाउंट आपका था कितना, 620, 620, 620 और ये 1240। क्लियर, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹840 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। मतलब क्या कि भी आपने एक सेल्स कर दिया था और सेल्स की इनवॉइस नहीं बनाई थी आपने, सेल्स कंप्लीट हो गया था, तो जिस साल में सेल्स कंप्लीट हो गया था उसी साल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, नहीं किया है तो आप कर देंगे, ठीक है। सेल्स की एंट्री क्या बनती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर सेल्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 840, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये ट्रांजैक्शन समझाने से पहले मुझे पहले आपको सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता क्या है वो समझाना पड़ेगा अच्छे से, तो ध्यान से पहले वो समझ लेना। वैसे पुराने कोर्स में इसका पूरा एक अलग से चैप्टर होता था, चैप्टर निकाल दिया, लेकिन उसके रिलेटेड पॉइंट जो है वो अभी भी कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में रखे हैं। अब वैसे ये टॉपिक जो है वो अपने चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज में बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा जितना इस चैप्टर के लिए एक एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है, पर वो भी सफिशिएंट है। चैप्टर 4 में यही पॉइंट डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस होता क्या है, तो समझना यहां पे। सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ठीक है। अब आपको क्या है ना कि कभी कभी आपको मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो आप क्या करते हो, अब कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा कि भी आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका ये सेगमेंट में प्रोडक्ट है और वो बड़े बड़े माथे हैं कि भाई इसका तो प्रोडक्ट अच्छा ही होता है, तो कोई उसका प्रोडक्ट ना खरीद के आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो इसलिए ट्रस्ट बिठाने के लिए आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्रोडक्ट को ऐसे ही थोड़े दिन के लिए बिना कोई पैसे लिए यूज करने देते हो। इसको बोलते हैं कि भी सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अगर आपको प्रोडक्ट सही लगा तो रखना और पैसे दे देना, अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगा तो आप जो है वो बिना पैसे दिए ही हमें जो है वो गुड्स को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो उस केस में आपका सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे जब आप गुड्स बेचते हो तो अकाउंटिंग किस तरह से होती है समझना। अब यहां पे आपका 31 मार्च 2024 ये जो डेट है आपकी ईयर एंड की डेट है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपकी जो डेट है वो ईयर एंड की डेट है। आपने जो है वो
लेट्स से 15th मार्च वो एक सेल ऑन रिटर्न और सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे जो है वो एक सेल्स किया था, और आपने जो टाइम पीरियड दिया वो 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया कि भाई 1 महीना आप गुड्स को यूज करो, अगर आपको सही लगे तो पैसे दे देना वरना गुड्स रिटर्न कर देना। तो ये जो आपने टाइम पीरियड दिया, वो टाइम पीरियड आपका खत्म कब होता है? टाइम पीरियड आपका खत्म होता है 15 अप्रैल को। तो अगर आपने अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को बेचा है तो जब आप सेल्स करोगे तभी ही आपको जो है वो सेल्स की एक बार के लिए तो एंट्री कर देनी है, ठीक है। तो यहां पे 15 मार्च को मैं जो है वो सेल्स की एंट्री कर दूंगा, और अमाउंट जो है वो लेट्स से मेरा सेल्स जो है वो मैंने 1000 रुपए का सेल्स किया था, तो एंट्री क्या बनती है? पैसे आए नहीं है तो कस्टमर अकाउंट को ही डेबिट करूंगा 1000 टू सेल्स अकाउंट मेरा हो जाएगा 1000। ये जब मैंने गुड्स बेचा तब मुझे ये एंट्री कर देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आया 31 मार्च। अब सिंपल चीज मुझे बताओ कि भाई क्या ये एक्चुअल में सेल्स आपका अप्रूव हो गया? नहीं। तो अगर आपने इस सेल्स को अभी भी एज इट इज रखा एज ऑन 31 मार्च, तो इधर मैनिपुलेशन का चांसेस हो सकता है। कैसे मैनिपुलेशन चांसेस हो सकता है? कि किसी, देखो कोई भी मैनेजर होता है उसको कमीशन जो है वो प्रॉफिट पे मिलता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा कमीशन। तो अगर वो ईयर एंड पे ऐसे बहुत सारे सेल्स कर दे जो आगे जाके कैंसिल हो जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो एटलीस्ट ईयर एंड पे जो है वो उसका प्रॉफिट बढ़ के दिख जाएगा। तो अगर उसको ऐसा काम करना है तो ये मैनिपुलेशन हो सकता है, तो ऐसी चीजें ना हो, सही प्रॉफिट दिखे। इसलिए हमें ईयर एंड पे अगर आपका सेल ऑन अप्रूवल का अभी भी कोई अप्रूवल नहीं आया है, ना रिजेक्शन आया है ना अप्रूवल आया और टाइम पीरियड भी बाकी है, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। रिजेक्शन भी नहीं आया है, अप्रूवल भी नहीं आया है और टाइम पीरियड भी बाकी है। यहां पे सारा ही चीजें जो है सेटिस्फाई हो रही है। अप्रूवल भी नहीं आया, रिजेक्शन भी नहीं हुआ और टाइम पीरियड कब खत्म हो रहा है? 15 अप्रैल को। तो 31 मार्च को आपका टाइम पीरियड बाकी है, तो हमें इस सेल्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर मेरी पहली एंट्री जो होगी, तो पहली एंट्री क्या होगी कि मैं सेल्स को रिवर्स कर दूंगा। सेल्स रिवर्स करने की एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दूंगा टू कस्टमर अकाउंट कर दूंगा, और ये मैं कर दूंगा 1000 से, ठीक है। ये मेरी सेल्स की रिवर्स करने की एंट्री हुई। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और एंट्री करनी पड़ती है। क्या? देखो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक अपने लास्ट दिन पे काउंट करके फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये पर्टिकुलर क्लोजिंग स्टॉक वाला टॉपिक भी जो है वो अपने फाइनल अकाउंट में इन्वेंट्री वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो अगर अभी थोड़ा बहुत आपको ये कंसेप्ट यहां पे समझ में ना आए, तो आगे जब चैप्टर्स अपने समझेंगे वो वाले, तब वापस वो करके आप ये समझोगे ना तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी घबराना मत कि भी ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा कि भी जितना शॉर्ट में हो सके उतना आपको समझा दूं। देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या सीन होता है? क्लोजिंग स्टॉक आप जो है वो ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करके रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि देखो जब आप परचेस करते हो तब आप एंट्री क्या करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेस किया तब आपने एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेल्स किया तब आपने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक तो कहीं पे आया नहीं। अगर गुड्स आता तब आप गुड्स अकाउंट लिखते, गुड्स जाता तब आप गुड्स अकाउंट लिखते, तो मैं गुड्स अकाउंट का एक जो है वो लेजर बनाता और फिर उससे जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लेता। लेकिन ये कब होता? जब आप गुड्स अकाउंट लिखते। गुड्स अकाउंट आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि परचेज जो आप करते हो वो कॉस्ट पे करते हो, सेल्स आप जो करते हो वो सेलिंग प्राइस पे करते हो, प्रॉफिट ऐड करके करते हो।
इसलिए आप जो है गुड्स अकाउंट यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंपलसरी यहां पे परचेज यूज करना पड़ेगा, इसको सेल्स यूज करना पड़ेगा। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना? क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे 31 मार्च पे आप एक कट ऑफ टाइम रखते हो, भाई इस टाइम पे हमारा बिजनेस में जितना भी स्टॉक पड़ा होगा वो स्टॉक की काउंटिंग करके मैं एक एडजस्टेड एंट्री कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की। क्या? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री आपकी जो है वो ईयर एंड पे आप पास करते हो, तब जाके ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका बनता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखता है। तो यहां पे ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? तो इस एंट्री की वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आता है। तो अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं तो कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ इतना है। मैंने इतनी कहानी क्यों बताई आपको? मैंने कहानी इसलिए बताई कि क्लोजिंग स्टॉक हम ईयर एंड पे इन्वेंट्री शीट, इन्वेंट्रीज जो हमने मेंटेन की है वहां से फिगर लेके आते हैं और फिर अपने जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब सिंपल चीज मुझे बताना, हम पढ़ रहे थे क्या? सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो ये वाला जो 1000 रुपए आपने जो सेल्स किया है 1000 वाला, जब आपने ईयर एंड पे इन्वेंट्री रजिस्टर खोला होगा या आप फिजिकल काउंटिंग करने गए होंगे इन्वेंट्री की, तब क्या ये गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा था? नहीं, ये गुड्स था कस्टमर के पास। कस्टमर उस गुड्स को यूज कर रहा है, उसके पास टाइम है 15 अप्रैल तक का कि वो गुड्स को यूज कर सकता है। तो यहां पे ईयर एंड पे 31 मार्च पे आपने ये वाले गुड्स को इन्वेंट्री में कंसीडर नहीं किया होगा। अब या तो देखो दो चीज हो सकती है, या तो आप उसको सेल्स बता दो और या तो आप उसको क्लोजिंग स्टॉक बता दो, या गुड्स गया कोई अदर रीजन से। पर मुझे सिंपल चीज ये बताओ कि भाई ये आप सेल्स तो बताने नहीं दे रहे हो क्योंकि आपने यहां पे सेल्स तो रिवर्स करवा दिया, तो भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक बता दो कि भाई ये सेल्स नहीं हुआ है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। इसलिए आपको एक और एंट्री करनी पड़ती है क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की। और वो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनती है समझना। क्लोजिंग स्टॉक बोल दो, इन्वेंट्री बोल दो, दोनों ही सही है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को आप जो है वो क्या करते हो, डेबिट करते हो टू ट्रेडिंग अकाउंट आप कर देते हो। और यहां पे ध्यान रखना 1000 रुपए से स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा। स्टॉक हमेशा कॉस्ट या एनआरवी पे दिखता है। अभी के लिए मैं कॉस्ट ही मान लेता हूं। तो ये 1000 रुपए तो सेल्स प्राइस थी। आप जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये 1000 रुपए मैं नहीं लिखूंगा, इधर मेरा अमाउंट आ जाएगा क्या? कॉस्ट। और वो कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी हमें दिया गया होगा उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। पर अभी के लिए मेरा ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। सिंपल कंक्लूजन इतना है कि अगर आपने कोई भी सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचा है, ईयर एंड पे उसका ना अप्रूवल आया है ना रिजेक्शन आया है और टाइम पीरियड भी बाकी है, तो उस केस में सेल्स को रिवर्स करो, सेल्स को रिवर्स करो और उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दो। सेल्स रिवर्स होगा सेल्स प्राइस से, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा कॉस्ट प्राइस से। अब ये चीज वापस अपने डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे। इधर ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अब आते हैं एंट्री क्या बनेगी इस केस में और वो एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? गुड्स वर्थ ₹1000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। 1000 रुपए का आपने सेल्स किया था रिटर्न बेसिस पे। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। द सेल प्राइस वॉज 25% अबोव कॉस्ट। तो इसकी मुझे जर्नल एंट्री
क्या पास करनी पड़ेगी कि भाई ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस का आपका ट्रांजैक्शन था, ईयर एंड पे आपको 2 एंट्रीज पास करनी थी, वो दोनों ही एंट्री आपने पास नहीं की है, तो अब कर देते हैं। पहली एंट्री क्या पास करनी थी मुझे? पहली एंट्री मुझे पास करनी थी, सेल्स को रिवर्स करना था। पर क्या मैं यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेबिट क्या करूंगा मैं? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और ये हो जाएगा कितने से? 1000 से। सेल्स तो आपका 1000 से ही रिवर्स होगा, ठीक है। दूसरी एंट्री मुझे रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब समझना, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होता है पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे अगेन मुझे यूज करना पड़ेगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितनी आएगी? तो उसके लिए एक वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा मैं। इधर रेफरेंस दे देते हैं वर्किंग नोट 1 का। तो समझना यहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। तो हमें यहां पे क्या बोला गया था? 25% अबोव कॉस्ट है। तो 25% अबोव कॉस्ट, कॉस्ट को अगर मैं 100 एज्यूम करूं और ये प्रॉफिट को मैं जो है वो 25 एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट है। तो ये सेल्स प्राइस क्या बन जाएगी? 125, ठीक है। तो इस केस में मेरा सेल प्राइस जो है वो 125 है। तो इधर मेरा एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? 1000। तो मुझे तो कॉस्ट चाहिए भाई, कॉस्ट कितनी है? 100 के बराबर। तो यहाँ पे 100 के बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 125। तो ये कॉस्ट आपका निकल के आ गया 800। तो इधर अमाउंट आपकी आ जाएगी कितनी? 800। क्लियर? सिंपल था। बस ये 2 एंट्री आपको जो है पास करनी थी। अच्छा, कभी कभी आपको इंस्टीट्यूट इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, इस सम में तो नहीं है पर आगे एक आध सम में कहीं पे ये चीज देखने मिली थी कि अगर मुझे ऐसा बोला गया होता यही सेम ट्रांजेक्शन में कि सेल प्राइस वाज 1000 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% ऑन सेल्स। तो भाई ये तो मेरी सेल्स प्राइस ही है और प्रॉफिट का परसेंटेज 20% जो है वो सेल्स पे कैलकुलेट करना है। तो इस केस में मैं सीधा सीधा 1000 इंटू 20% ही कर दूंगा, जो मेरा आ जाएगा कितना? 200। ये प्रॉफिट का पोर्शन है। तो 200 में माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज है ना, परसेंटेज कैसे निकालने, अगेन वो सारी चीजें अपने इन्वेंट्री में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाले। अभी इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इतना मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। कहीं एक आध क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि 20% ऑन सेल्स बोला है, तो उस केस में ये वाली कैलकुलेशन करने मत जाना। ये वाली, उस केस में कैलकुलेशन सीधा सीधा इस तरह से ही हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतने ही ट्रांजेक्शन्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 17 में।
सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छा था, बाकी सारे एडजस्टमेंट नॉर्मल थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, दो सम बाकी है, दोनों छोटे सम है, जल्दी से खत्म करते और इस चैप्टर को भी टाटा बाय बाय बोलते। ठीक है, आ जाते क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या बोल रहा है? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है अगेन। द फॉलोइंग एरर्स वेर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ इति डाइकेम। दो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं और हमें ये तीनों ही स्टेजेस के हिसाब से दोनों ट्रांजेक्शन्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेज की एडिंग देंगे, उसके बाद दोनों ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेज की एडिंग देंगे, दोनों ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, इस तरह से करते जाते हैं। पर उसके पहले दोनों की करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन पहला क्या बोल रहा है? क्रेडिट सेल ऑफ ₹400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। समझना, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी? भाई त्रिवेदी एंड कंपनी को आप सेल्स कर रहे हो तो एंट्री क्या बनती है? त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 400। ये सही एंट्री बनती है। रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है? क्रेडिट सेल ऑफ ₹400 त्रिवेदी एंड कंपनी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। मतलब क्या? सेल्स को तो क्रेडिट किया है 400 से, त्रिवेदी एंड कंपनी को भी क्रेडिट कर दिया है, कितने से? 400 से। तो सेल्स को तो क्रेडिट करना ही था, वो तो एकदम सही किया है। त्रिवेदी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था। अगर मैं एक बार डेबिट करूंगा 400 से तो जीरो पे आ जाऊंगा। मुझे डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट के लिए मेरे पास कुछ भी है नहीं। तो अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेज के हिसाब से सॉल्व करूं तो एंट्री क्या बनेगी? तो इधर हेडिंग दे देते हैं, क्या लिखा गया है? इफ दे वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री की क्या होगी? वन साइडेड एरर है। फर्स्ट स्टेज याद करो, वन साइडेड एरर के केस में अपने स्टेटमेंट लिखते थे, और डेबिट पोस्टिंग रह गई है तो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट कहां से होगा? टू से। तो टू त्रिवेदी एंड कंपनी wrongly posted by ₹800। डबल अमाउंट से आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? पोस्टिंग करनी पड़ेगी। सेकंड, सेकंड की करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज ऑफ ₹420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज ₹240। समझना ध्यान से, परचेस कर रहे मंत्री एंड कंपनी से 420 का, एंट्री क्या बनती है? सही एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू
मंत्री एंड कंपनी अकाउंट, और ये 420 से आपको करना था। लेकिन आपने कर कितने से दिया है? सेल्स डे बुक में पास किया और 240 से पास किया है। मतलब आपने मंत्री एंड कंपनी को डेबिट कर दिया है 240 से, टू सेल्स अकाउंट कर दिया है 240 से। ये आपकी गलत एंट्री है, ठीक है। अगर इसकी मैं रेक्टिफाइड एंट्री बनाने जाऊं तो समझना, परचेस को डेबिट करना था 420 से, ठीक है, परचेस डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 420 से। अच्छा, क्या सेल्स को मुझे क्रेडिट करना था? सेल्स को मुझे क्रेडिट नहीं करना था, पर मैं 240 से क्रेडिट करके बैठा हूं, तो उसको भी डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 240, और क्रेडिट मुझे मंत्री एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था 420 से, मैं उसको डेबिट करके बैठा हूं 240 से। अगर एक बार मैं मंत्री एंड कंपनी को 240 से क्रेडिट करूं तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे तो उसको क्रेडिट करना है कितने से? 420 से क्रेडिट करना है, तो मुझे टोटल मंथली एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा 240 प्लस 420, मतलब कितने से? टू मंथली एंड कंपनी अकाउंट 420 प्लस 240, 660 रुपये। 660 रुपये से मुझे जो है वो क्या करना है, मंथली एंड कंपनी को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये तो आपकी एंट्री बन गई एज पर फर्स्ट स्टेज। अगर यही एंट्री मुझे करनी होती, रेक्टिफिकेशन को ही उठा लेते, फिर मैं लिख देता हूं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप ये एरर सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी इसमें आपको त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट करना था 800 से, वो तो डेबिट होगा ही होगा, क्रेडिट के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेकंड स्टेज में अपने क्या करते थे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेते थे। तो यहां पे मैं क्रेडिट किसको करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को। और ये जो सेकंड एंट्री है वो तो पूरी पूरी आपकी एंट्री बन रही है। तो अगर पूरी पूरी एंट्री बनती है तो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज में दोनों में सेम ही होता है। तो मैं तो इसको जो है वो यहां से सीधा उठा के नीचे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये सेम टू सेम एंट्री बनने वाली है। क्लियर? आप जो नोटबुक में पूरा पूरा लिखोगे, हाँ? मेरा चलता है, मैं से ये बन गया हूं। थर्ड स्टेज, रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो उस केस में मुझे सिंपल चीज बताओ, थर्ड स्टेज में हम क्या चेंज करते थे? थर्ड स्टेज में हम चेंज करते थे कि जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते थे किससे, पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो अभी के लिए मैं ये पूरा पूरा कॉपी कर रहा हूं, फिर जो चेंज आएगा वो चेंज सिर्फ कर देंगे।
अब क्या फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज आएगा क्या? त्रिवेदी एंड कंपनी को डेबिट करना था, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना था, कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सेकेंड एंट्री में परचेज डेबिट हो रहा है, सेल्स डेबिट हो रहा है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सेल्स भी नहीं लिखूंगा, परचेज भी नहीं लिखूंगा, और इन दोनों को जो है वो अपने रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, इन दोनों को रिप्लेस करके हम लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 660। तो ये बन गई आपकी तीनों ही स्टेजेस के हिसाब से एंट्री। सिंपल सम था एक ही। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 19, जो आरटीपी मई 2022 का था, थोड़ा सा अलग था तो मैंने उठा लिया। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 was closed with a difference in book carried forward। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज्ड हो चुके हैं, मतलब आपको थर्ड स्टेज के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी एरर्स है, तो वो सारी एरर्स की अपने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते। पहले तो यहां से फॉर्मेट उठा लेते हैं। चलो लिख देते हैं, इतनी देर में तो लिख लिया होता हमने। आंसर 19। ठीक है, वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं। सबसे पहला, रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कम किया है 100 रुपए से, तो अब कर देंगे। पर क्या वर्ड परचेज रिटर्न यूज कर सकते? नहीं कर सकते। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 100 रुपया, डेबिट भी 100 रुपया होगा, पर डेबिट आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ₹1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book was not posted। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, डिस्काउंट जो आपका क्रेडिट होता है वो कौन सा क्रेडिट होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपकी इनकम है, तो वो आपका पोस्ट करना रह गया था 1500 का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड पोस्ट करना, क्रेडिट करना रह गया था, तो अब कर देंगे, पर डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा, और डेबिट के लिए कुछ भी है नहीं, तो क्या यूज कर लेंगे अपने? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अमाउंट है आपकी 1500। क्लियर? उसके बाद थर्ड, ₹6000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account। अरे ये एंट्री तो कितनी बार आ गई है, अब तो सीधा सीधा मैं ये एंट्री लिख सकता हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 6000। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 बेटा, यहाँ पे परचेज नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या फ्लो में एक्साइटेड हो गया, ये एंट्री आ गई, तो होता है, कभी कभी होता है, पर याद आ गया मुझे। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करोगे, ठीक है, परचेज यूज नहीं कर सकते। आप भी ध्यान रखना, मेरे जैसे भावुक मत हो जाना, ठीक है। A credit sale of ₹760 was wrongly posted as ₹670 to the customer account in the sales ledger। कस्टमर अकाउंट को 760 से जो है वो डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने 670 से डेबिट किया है। सेल्स लेजर बोला है, वापिस याद करो, लेजर वाला 3 टाइप के लेजर, सेल्स, परचेज लेजर, जनरल लेजर, क्या था डिटेल में 4th पार्ट में डिस्कस किया है, जाके देख लेना, एंड में ही है। ठीक है,
तो सेल्स लेजर में 670 पोस्ट कर दिया था, मतलब कस्टमर अकाउंट को डेबिट आपने 670 से किया है, कम डेबिट किया है तो डेबिट ज्यादा कर देंगे, जितना बाकी है उतना। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, और डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितना है, 760 माइनस 670, 90 से जो है वो आप कस्टमर अकाउंट को और डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट के लिए कुछ भी है नहीं तो क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लोगे। ठीक है। फिफ्थ, सेल्स ऑफ ₹10,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। भाई आपने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है, 10,000 का रिकॉर्ड करना ही रह गया है, तो उस केस में आप रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन वर्ड सेल्स यूज नहीं कर सकते हैं, इसके बदले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000। क्लियर? बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर, 3 स्टेज में चैप्टर डिवाइडेड है, और ये अपना आखिरी सम भी जो है वो खत्म होता है। इसी के साथ हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बहुत ही अच्छे से खत्म हो जाता है। ये सारे ही क्लास नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और क्वेश्चन बैंक भी जो है मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। थोड़े दिनों में आंसर बैंक भी अपलोड हो जाएगी, सब कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।